इससे पहले वाली जो हमने स्लाइड्स पढ़ी है उसमें हमने बायोमैकेनिक्स पढ़ी है नी जॉइंट की नॉर्मल मूवमेंट। एक होगी एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल मूवमेंट, उसको पैथोमैकेनिक्स बोलेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स मीन मूवमेंट, पैथोलॉजिकल समथिंग। ठीक है, तो पैथोमैकेनिक्स नी की क्या हो सकती है? एक तो स्ट्रक्चर्स की वजह से मैकेनिक्स मूवमेंट खराब हो सकती है, या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की वजह से मूवमेंट खराब हो सकती है। तो स्ट्रक्चर्स की वजह से कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हो सकते हैं मूवमेंट खराब कर सकते हैं? सबसे पहले तो बोन्स होगी ना, तो बोन्स की अलाइनमेंट मूवमेंट खराब कर सकती है, एबनॉर्मल अलाइनमेंट हो। जैसे कि सबसे पहले फ्रंटल प्लेन में अगर देखा जाए, आप फ्रंट से जॉइंट को देखें तो आपको एंगुलेशन नजर आती है। कौन सी? वेल्गस। वेल्गस एंगुलेशन जो होती है, नी थोड़ा सा मीडियल की तरफ दोनों साइडों से झुका होता है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो या कम हो तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। वेल्गस जो ये, अगर ये मीडियल साइड पे ज़्यादा गया हो, एंगुलेशन इधर ज़्यादा होगी इस साइड की, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जीनो वेल्गस। अगर ये नॉर्मल है, अगर ये इससे बाहर की तरफ आया हो, मतलब ये देखिए बाहर की तरफ एंगुलेशन इधर कम बन रही है, तो इसे जीनो वेरम बोलेंगे। सही हो गया। तो जीनो वेल्गस और जीनो वेरम दोनों एक पैथोलॉजिकल, मतलब वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से पैथोलॉजी कॉज हो सकती है, मसला कॉज हो सकता है। नॉर्मली जो है थोड़ी बहुत एंगुलेशन की होती है, ये बस कुदरत का निज़ाम है। आपका जो है ये फीमोरल हेड थोड़ा सा अंदर की तरफ गया होता है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए इधर ये फीमोरल हेड अंदर की तरफ गया, वो इधर जाके लगता है, तो ये फीमोरल जो नेक है उसकी वजह से ये थोड़ा सा हिप जॉइंट बाहर की तरफ आ जाता है। फिर उसके बाद इधर एंगुलेशन काज होती है। अगर एंगुलेशन ना हो तो बिल्कुल सीधा होगा जॉइंट, तो इधर मिडिल साइड पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। देखिए नॉर्मली इस जगह पे वजन आता है नी जॉइंट के, और वो इधर से नीचे लाइन ऑफ ग्रेविटी आती है। लाइन ऑफ ग्रेविटी जो पास होती है वो बिल्कुल इसकी मीडियली से पास होती है नॉर्मली, थोड़ी बहुत एंगुलेशन के साथ। अगर वेलगस हो जाए, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ चले जाए, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी लेटरल साइड से पास होगी। तो जब लेटरल साइड से पास होगी इसका मतलब है लेटरल साइड पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो इधर लेटरल स्ट्रक्चर ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकते हैं या मीडियल स्ट्रक्चर वायरस में। ठीक है, तो इन्होंने यही बात लिखी हुई है। इसके बाद आगे आते हैं, ये जो लाइन इधर इन्होंने लिखी है, बाकी तो मैंने बातें बता दी है कि जीनो वेलकम क्यों हो सकता है। एक तो बोनी एबनॉर्मलिटी होगी, इसके अलावा कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इलियोटिबियल बैंड टाइटनेस, ये आपका जॉइंट है, इस साइड पे इलियोटिबियल बैंड आया होता है, वो टाइट होगा तो इधर वेलगस एंगुलेशन ज़्यादा करेगा, वो कंट्रैक्ट होगा तो ये इस तरफ जाएगा जॉइंट। इसके अलावा फुट प्रोनेशन, फुट इवर्जन, और साथ ही डोर्सिफ्लेक्शन जो होती है उसको फुट प्रोनेशन कहते हैं, वो अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? सॉरी, आई थिंक प्लांटर फ्लेक्शन है। हाँ, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेलगम हो सकता है, जीनो वेलगम। इसके अलावा फीमोरल एंटीवर्जन, इसकी वजह से भी, अगर ये जो नेक है थोड़ा बहुत आगे की तरफ आया हो, तो इसकी वजह से भी ये जीनो वेलगम काज हो सकता है। रिट्रोवर्जन होगी तो उसकी वजह से जीनो वायरस काज हो सकता है। ये एक फैक्टर्स है। इसके बाद आते हैं ट्रांसवर्स प्लेन में क्या मसले आते हैं। फ्रंटल प्लेन में क्या हमने देखा? जीनो वायरस या जीनो वेलगम। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन अगर ऊपर से देखे या नीचे से देखे, आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाए, आपके नी जॉइंट को कोई ऊपर से देखे या नीचे से देखे, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन में आप देख रहे हैं। आगे से देखेंगे तो फीमोरल प्लेन है, या पीछे से देखेंगे फ्रंटल प्लेन कहलाएगा। अगर साइड से देखेंगे बॉडी को, तो वो सैजिटल प्लेन में आप देख रहे हैं, सैजिटल प्लेन कहलाएगा। अच्छा, ट्रांसवर्स प्लेन में कौन सी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है? एंटीवर्जन, रिट्रोवर्जन। एंटीवर्जन में क्या होता है? एंगुलेशन ज़्यादा हो जाती है। फीमोरल नेक जो है, फीमर की जो नेक है और हेड है, वो थोड़ा आगे की तरफ होता है, जिसकी वजह से जीनो वेलगस हो सकता है। आपको अगर फीमोरल, लेट सपोज फीमोरल एंटीवर्जन है, आपका फीमोरल नेक आगे की तरफ गई हुई है, तो उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए बंदा पाँव थोड़ा सा अंदर की तरफ रोटेट करेगा, तो नी अंदर की तरफ रोटेशन हो जाएगी। उसकी वजह से फुट भी साथ नी के कनेक्ट है, तो फुट भी अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगा, तो चलने में मसला होगा। तो उस चलने को ठीक करने के लिए बंदा क्या करेगा? इनवर्ड रोटेशन क्या चलेगा, तो उसकी वजह से वेलगस एंगुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, रिट्रोवर्जन में आपके जो फीमोरल हेड है वो पीछे की तरफ गया होता है, थोड़ा एंगुलेशन कम होती है, तो उसको सीधा करने की कोशिश करेगा तो टांग को बाहर की तरफ निकालेगा, लेग को आउटवर्ड रोटेट करेगा। तो जब आउटवर्ड रोटेशन होगी उसके साथ जो है फुट भी जो है टो आउट गेट में चलेगा, और
वायरस डिफॉर्मिटी क्रिएट हो सकती है, जीनो वायरस हो सकता है। दूसरी बात, ये तो एंटी वर्जन की बात की जिसमें नेक होता है ना, नेक की वजह से आप पूरी उसको मोड़ते हो, क्या कहते हैं, नी को मोड़ते हो। एक होता है एंटी टॉर्जन एंड रिट्रोटॉर्जन। एक एंटी वर्जन अभी पढ़ा है हमने। एंटी वर्जन में क्या होता है, नेक आगे पीछे गई होती है, एंटी वर्जन में नेक आगे जाती है, रिट्रो वर्जन में नेक पीछे जाती है। एंटी टॉर्जन रिट्रोटॉर्जन में क्या होता है, उसमें नेक सही होती है, उसकी पोजीशन ठीक होती है, उसका मसला नहीं होता, लेकिन नीचे से टीबी जो फीमोरल का शाफ्ट है, फीमर बोन का जो शाफ्ट है, फीमर बोन की जो बॉडी है, वो एक्सटर्नली रोटेट हुई होगी या इंटरनली रोटेट हुई होगी। अगर अंदर की तरफ रोटेट हुई हुई है तो उसको फीमोरल एंटी टॉर्जन बोलते हैं। अगर बाहर की तरफ रोटेट हुई हुई है तो उसको फीमोरल रेट्रोटॉर्जन बोलेंगे, ठीक है, फीमोरल बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज आपका नेक ठीक है, लेकिन जो बॉडी है फीमर की वो अंदर की तरफ रोटेट हुई, फीमोरल एंटी टॉर्जन हुई है। उसको कंपनसेट करने के लिए उस बंदे का पाँव भी अंदर की तरफ जाएगा, तो उसको पाँव को अंदर की तरफ लेकर जाने से बचाने के लिए वो बाहर की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, तो टिबिया को एक्सटर्नल रोटेशन में लेकर जाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से टिबियल एक्सटर्नल टॉर्जन होगी। तो उसमें भी जो है ये हो सकता है वेल्गस और वेरस डेविएशन। इसी तरह रिट्रो वर्जन में क्या करेगा, वो इंटरनल टिबिया को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, टॉर्जन करेगा। तो ये जो हमने पढ़ी है ये क्या था, स्ट्रक्चरल मिस अलाइनमेंट थी या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन थी, पैथोमैकेनिक्स नी में एबनॉर्मल मूवमेंट स्ट्रक्चर की वजह से। अब इसके बाद जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए, इंटरनल मूवमेंट एबनॉर्मलिटीज होगी, जिसमें सबसे पहले कैप्सूल आ जाता है, कैप्सूल टाइट होगा। नॉर्मली नी जब एक्सटेंड होता है तो उसमें रोटेशन होती है, कौन सी साइड पे, इंटरनल रोटेशन टिबिया पे होती है। अगर कैप्सूल टाइट है तो इंटरनल रोटेशन नहीं होगी तो मसला क्रिएट हो सकता है, या एक्सटेंशन फुल नहीं हो सकती, या फ्लेक्शन नहीं होगी, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नी का ट्रॉमा हो जाए, नी को कोई जॉइंट डिजीज़ हो जाए, इमोबिलाइजेशन उसकी करे, या इसके अलावा रिमोटॉइड आर्थराइटिस वगैरह हो गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन अगर नी को हो तो इसमें कैप्सूलर टाइटनेस हो जाती है। कैप्सूलर जब टाइटनेस होगी तो नी एक्सटेंशन जो होती है, जो आप नी को बिल्कुल स्ट्रेट कर रहे हो तो लास्ट जो 20 to 30 डिग्री एक्सटेंशन होती है वो नहीं हो सकती, जबकि फ्लेक्शन में जो फ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 100 डिग्री होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती फ्लेक्शन। फ्लेक्शन नॉर्मली कितनी 140 to 50 डिग्री होनी चाहिए, तो लास्ट जो 40 to 50 डिग्रीज है वो नहीं हो सकती। जब कैप्सूलर टाइटनेस हुई होगी तो आपके लिए चलना ही मसला होगा, क्योंकि एक्सटेंशन इसमें क्या होती है, लिमिट हो जाती है 20 डिग्री to 30 डिग्री। और जब आप चलते हैं, आप जब पाँव आगे लेकर जाते हैं, फॉरवर्ड स्विंग करते हैं, तो उसमें आपकी नी पे एक्सटेंशन ज़रूरी है, चलने के में नी की एक्सटेंशन ज़रूरी होती है। अगर नी एक्सटेंड नहीं होगा तो आपके लिए एम्बुलेशन मुश्किल हो जाएगी, चलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टांस फेज ऑफ गेट जो होता है उसमें कितनी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, जो थोड़ी बहुत जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है वो 21 डिग्री होती है, जब आप पाँव को ज़मीन पे रखते हैं और आगे की तरफ जाते हैं तो उसमें 21 डिग्री नी पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। इसके अलावा स्विंग फेज में जब आप जाते हैं, टांग आपकी ज़मीन से उठती है और आगे की तरफ लेकर जाते हैं, तो उसमें आपके नी पे 67 डिग्री फ्लेक्शन एक्सटेंशन की रेंज होनी चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह सिटिंग के दौरान और उठने के दौरान जो 83 डिग्री फ्लेक्शन चाहिए होती है। अगर कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है तो उसमें 50 to 80 डिग्री फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल होती है। तो इसकी वजह से आपके जो काफ़ी मूवमेंट्स हैं वो पॉसिबल नहीं होते, बहुत मुश्किलों से करने पड़ते, तो आपके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में मसले हो सकते हैं। अच्छा, जब आप खड़े होते हैं स्टांस फेस ऑफ अ लेग, आप एक लेग पे जब स्टांस फेस में खड़े हो जाएं तो फुल एक्सटेंशन से थोड़ा सा स्लाइटली कम, फुल एक्सटेंड ना करें, पाँव को थोड़ा सा कम एक्सटेंड करें, तो उस पोजीशन में आपका जॉइंट सरफेस जो होती है बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन पे आई होती है, उस साइड पे उस टाइम जो है पीक वेट बेरिंग हो रही होती है जॉइंट पे, ठीक है। तो इन्होंने ये बात इसके बाद की है, अगर कैप्सूल टाइट हुआ है तो आप फुल एक्सटेंशन नहीं कर सकेंगे। एक और बात, जब वो फुल एक्सटेंशन में नहीं होता ना, उस टाइम फुल वेट बेरिंग आ रही होती है तो जॉइंट में कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही होती है, लेकिन उस टाइम नॉर्मली कैप्सूल टाइट नहीं होता। नॉर्मल बंदे की बात करें, जब वो पाँव नीचे रखेगा तो जब सबसे ज़्यादा वेट बेरिंग फोर्सेस उसके जॉइंट पे आ रही होगी वो एक्सटेंशन से थोड़ा सा कम होगी रेंज, तो तब आ रही होगी। उस टाइम
कंप्रेसिव फोर्सेस वेट बेरिंग की आ रही है, लेकिन जॉइंट कैप्सूल उस टाइम टाइट नहीं हुआ, लेग्स है उस टाइम, तो उसकी वजह से जॉइंट की अपनी कंप्रेसिव फोर्सेस क्रिएट नहीं होगी। कैप्सूल अगर टाइट होगा तो कंप्रेशन कॉज करेगा, लेकिन कैप्सूल इसमें नॉर्मली टाइट नहीं होता। लेकिन अच्छा, तो इसकी वजह से शॉक लोडिंग नहीं होती नॉर्मली। लेकिन अगर एक बंदे का कैप्सूलर टाइटनेस हुई हुई है तो उसमें क्या होगा, हमने बताया कि वेट बेरिंग कब होती है फुल बॉडी पे, जब वो एक्सटेंशन से थोड़ी सी कम रेंज पे एक्सटेंड कर रहा होता है ना, तो उस टाइम फुल वेट बेरिंग होती है। आपका पाँव थोड़ा सा बेंड होता है तो उसमें फुल वेट बेरिंग हो रही होती है, उस टाइम कंप्रेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है जॉइंट पे। तो कैप्सूलर टाइटनेस होगी उसी टाइम कैप्सूल भी टाइट हो जाएगा, क्योंकि कैप्सूल तो शॉर्ट हुआ है तो फुल एक्सटेंशन पे तो नहीं जा सकेगा, तो एक्सटेंशन से पहले ही वो टाइट हो जाएगा कैप्सूल। तो एक तो ऑलरेडी बॉडी का वेट जॉइंट के ऊपर पड़ा होगा, साथ ही साथ कैप्सूल भी टाइट हो जाएगा, उसकी भी कंप्रेसिव फोर्सेज आ रही होगी जॉइंट पे, तो एक शॉर्ट शॉक लोडिंग की कंडीशन जॉइंट पे आ जाती है। सही हो गया। तो जिसकी वजह से जो है जॉइंट जो है वियर एंड टियर उसमें और भी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम कैप्सूल टाइटनेस की वजह से आ सकती है। इसके बाद रोटेटरी डिस्फंक्शन, ये भी नी के जॉइंट के अंदर की इंट्रिंसिक मसला है। किसकी वजह से रोटेटरी डिस्फंक्शन आ सकते हैं वो अब इधर देखते हैं। नॉर्मली जॉइंट जब एक्सटेंशन में जा रहा होता है तो उसमें इंटरनल रोटेशन ज़रूरी है, जब फ्लेक्शन कर रहा होता है तो उसमें अनलॉकिंग ज़रूरी है। वो कैसे होगी, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया होगी, सॉरी इंटरनल रोटेशन ऑफ टिबिया होगी, और जब लॉक हो रहा होगा तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया होगी। तो ये रोटेशन ज़रूरी है। रोटेशन अगर अफेक्ट हो जॉइंट की तो उसकी वजह से ही मसले आ सकते हैं जॉइंट में। रोटेशन क्यों अफेक्ट हो सकती है, एक तो हमने कैप्सूल पढ़ लिया, कैप्सूल की वजह से कैप्सूल टाइटनेस, इसके अलावा सर्विस जॉइंट सर्विस का कोई मसला हो उसकी वजह से, या लिगामेंट्स का मसला हो, इसके अलावा मेनिस्कस की वजह से भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो है अगर रोटेशन ना भी हो तो आपका नी जॉइंट फुल एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन जब नी जॉइंट रोटेशन के बगैर फुल एक्सटेंशन पे जाएगा तो उसमें लिगामेंटस पे और टिश्यूज़ जो है उधर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, क्योंकि नॉर्मली रोटेशन ज़रूरी है जब एक्सटेंशन में जा रहा होता है। अगर एक्सटेंशन में रोटेशन नहीं होगी तो स्ट्रेस पड़ सकता है, तो इसकी वजह से मसला क्रिएट हो सकता है। अगर एक्सटेंशन करते वक्त टिबियल रोटेशन ना एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन, तो एक तो मीडियल साइड ऑफ जॉइंट पे भी कंप्रेसिव फोर्सेस आएगी, साथ ही साथ जो ACL है वो भी स्ट्रेच होगा, क्योंकि वो इंटरनल रोटेशन में स्ट्रेच हो जाता है। नॉर्मली एक्सटर्नल रोटेशन वो करने की कोशिश करेगा एक्सटेंशन में, अगर नहीं होगी तो स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये जो है इसके साथ मसले आ सकते हैं। इसके अलावा मेनिस्कस का प्रॉब्लम, मेनिस्कस की डिस्प्लेसमेंट हो जाए या उसका टीयर हो जाए तो उसकी वजह से वो उस जॉइंट को लॉक कर सकता है, उसको उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मेनिस्कस का भी मसला हो। इसके अलावा अगर आपके पोस्टीरियर और मीडियल साइड, कैप्सूल का जो पोस्टीरियर और मीडियल साइड है, पोस्टीरियर और मीडियल साइड उधर के स्ट्रक्चर्स टाइट हो गए तो एक्सटर्नल रोटेशन करने को रोकेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी अगर रिड्यूस एक्सटेंसिबिलिटी हो, अगर वो टाइटन हो जाए तो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन। इंजरी या सर्जरी के बाद ज़्यादातर ये कॉन्ट्रैक्चर में चली जाती है, शॉर्टन स्टेज में चली जाती है। अगर यही स्ट्रक्चर्स जो पोस्टीरियर मीडियल स्ट्रक्चर्स हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, लूज़ हो जाए, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन होगी उस जॉइंट पे, जो कि एक कोर एबनॉर्मल रोटेटरी मैकेनिक बनाता है। सही है। हेल्फेट ने जो है इस रोटेटरी डिस्फंक्शन को चेक करने के लिए एक वो बताया, मेथड बताया, जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं। आप जो है चेक करें फीमर और टिबियल को, बोन को, कि वो फ्लेक्स सेमी फ्लेक्स पोजीशन में कौन सी पोजीशन में है, और एक्सटेंड कर ले तो उस वक्त उसमें कितनी रोटेशन होती है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें कितनी ज़्यादा डिस्फंक्शन आ रहा है। इसके अलावा जो है फ्यूमोरोटिबियल रोटेशन के बारे में और फ्रैंकल और इन्होंने टेस्ट किए। उन्होंने बताया कि अगर इधर रोटेशन ना हो तो इसकी वजह से एबनॉर्मल कंप्रेसिव फोर्सेस जॉइंट पे आ सकते हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। अगर ये काइनेमेटिक एबनॉर्मलिटीज़ इसी में आए, मेनिस्कस की वजह से, लिगामेंट्स की वजह से, कैप्सूल की वजह से,
तो इसकी वजह से अगर रोटेशन पॉसिबल ना हो और मसले क्रिएट हो तो वो इन लॉन्ग टर्म डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज की तरफ जा सकते हैं।